बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 20 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिए कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, आपने 9th क्लास में डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, लेकिन हमने कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स देखने हैं और आप लोगों को जस्ट एक डेफिनेशन पढ़ाई गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हमने ये देखना है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और बेसिकली ये कब से हम इनको जानते हैं, कब से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखते हैं कि बिफोर 1828 1828 में क्या हुआ था, ये हम नेक्स्ट जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हुआ। लेकिन 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड उन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को कंसिडर किया जाता था जो कि ऑब्टेन होते थे प्लांट्स से या एनिमल्स से, यानी पौधों और जानवरों से हासिल होने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते थे उन्हें कहा जाता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी वर्ड जो लाइफ है ना वो सिग्निफाई करता था, अहमियत बताता था ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिग्निफाई करते थे लाइफ से, और लाइफ जो थी वो प्रिडिक्शन थी हमारे लिए कि जो चीज़ लिविंग होगी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोड्यूसर हो सकते हैं। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये पहले का कॉन्सेप्ट है 1828 से पहले का। लेवियर के बारे में हमने जब डिस्कस किया एसिड बेस और सॉल्ट, उस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि लेवियर ने बाइनरी कंपाउंड को नाम दे दिया था कि ये जो है ये हमारे पास कैटेगरीज में आ सकते हैं, एसिड्स की कैटेगरीज में आ सकते हैं। देन आप ये कहते हैं कि लेवियर का अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो लेवियर ने ये कहा था कि कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट पर ऑफन मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसका ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर मे बी हाइड्रोकार्बन्स, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो हम ये कहते हैं कि लेवियर का ये कहना था कि जो कंपाउंड हमें पौधों से हासिल होते हैं उनमें ये 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो लेवियर का ये कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे पास हासिल होने वाले कंपाउंड है जो हमें मिलते हैं एनिमल्स से, उनमें कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। यानी ये बेसिक जो थी एक कॉन्सेप्ट था जो लेवियर ने प्रपोज किया कि ज़्यादातर हमें जो पौधों से मिलने वाले सब्सटेंसेस हैं, ज़्यादातर जो हमें पौधों से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होता है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की जो हमें मिलते हैं, वो कंपाउंड जो हमें हासिल होते हैं एनिमल से, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह हो सकते हैं। अब देखेंगे ये बात हो रही है बिफोर 28। अब हम आ जाते हैं 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में जैकब बर्जीलियस ने कहा कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो बिहाइंड द प्रोडक्शन या बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करती है। अब हम उस फोर्स की जब बात करते हैं, उस थ्योरी को जब नाम दिया गया तो उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। याद रखना है 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जैकब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब नेम से ही पता चल रहा है देयर इज समथिंग वाइटल इन दिस थ्योरी, देयर इज समथिंग वाइटल फोर्स इन दिस थ्योरी। तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करेंगे तो इसको डिफाइन किस बेस पे किया गया। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी सिंथेसाइज। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते इन लेबोरेटरीज में। जैकब बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सपोज्ड टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स इनहेरेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस चीज़ को आपने समझना है। मैं थोड़ा आपको बेसिक जो नॉलेज हम देख रहे हैं यहाँ से उसको रिकॉल करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाती हूँ। 1828 से पहले एक ही बात बार बार जो है वो साइंटिस्ट के माइंड में है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स जो सिर्फ पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं ये नहीं था, होता ये है कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जैकब बर्जीलियस ने आके उस चीज़ को एक स्पेसिफिक जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी।
उसने ये कहा कि इसीलिए पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसाइज होने में एक मिस्टीरियस फोर्स, मिस्टीरियस का वर्ड हम किस चीज़ के लिए करते हैं, छुपी हुई, तो एक मिस्टीरियस जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करती है बिहाइंड द प्रोडक्शन, बिहाइंड द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको उसने नाम दिया वाइटल फोर्स का। ये किसके पास होती है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ना ये फोर्स होती है लेबोरेटरीज में, ना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज हो सकते हैं। अब देखेंगे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम कहते हैं ना कि हम लिविंग थिंग्स जो है वो खुद क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम लिविंग थिंग्स खुद क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक मिस्टीरियस फोर्स के इनके बिहाइंड चल रही है, और उसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स को क्रिएट करना हमारा जो है वो इस चीज़ पे ये हमारे जो है वो अंडर बात नहीं आती, या हम इस चीज़ के कैपेबल नहीं है कि हम इनको सिंथेसाइज कर सके। तो देखिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है बच्चों, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कोई सब्सटेंस है, कोई ऐसे लिविंग पार्ट है जो हमने सिंथेसाइज करवाने, हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि इनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता इन लेबोरेटरीज। क्यों? क्योंकि इनके सिंथेसाइज होने में एक मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करती हुई एक छुपी हुई फोर्स है जो इनकी प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रही होती है। तो उस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स का। ना वो फोर्स पाई जाती है नॉन लिविंग लेबोरेटरीज में, चाहे हम बात करते हैं या नॉन लिविंग मटेरियल्स की बात करते हैं, तो ना वहाँ पे वो फोर्स एग्जिस्ट करती है और ना ही वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते। होता ये है कि ये जो आप स्टेटमेंट अब पढ़ रहे हैं तो आपको इस स्टेटमेंट के पढ़ने से ही अंदाजा हो जाता है कि ये एक स्पेसिफिक जो है वो स्टेटमेंट तो दे दी गई कि देयर इज अ वाइटल फोर्स बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन 1828 में वॉलर ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उसने सिंथेसाइज किया अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीट किया इनसाइड लेबोरेटरी। जब लेबोरेटरी में उसने इसे हीट किया तो क्या देखता है कि कंपाउंड जो है वो रीअरेंज हो गया। आफ्टर रीअरेंजमेंट ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 1828 में, बिफोर 1828 ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1828 की, 1828 में वॉलर ने आके उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। और रिजेक्शन किस तरह से हुई कि उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इन लेबोरेटरी। ये कंपाउंड कौन सा था? इट वाज यूरिया, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब हीट किया जाता है तो उसके नतीजे में यूरिया बना। मैं इस रीअरेंजमेंट को कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। रीअरेंजमेंट हुई कैसे थी बच्चों? ये जो पहला कंपाउंड है, अगर मैं इसको आयनिक स्पीशीज के तौर पे शो कर दूं, अगर मैं इसे इस तरह लिख दूं, दिस इज NH3H पॉजिटिव, साथ जो है इसमें साइनाइड आयन मौजूद है और साथ ऑक्सीजन। तो हम यहां पे ये कहते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट होती है, हीटिंग का प्रोसेस हुआ। हीटिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाते हैं। कार्बन के साथ नाइट्रोजन का भी बॉन्ड था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भी बॉन्ड था। ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड यहाँ पे अरेंज कर लिया, बोथ साइड पे नाइट्रोजन ने दो दो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लिया और यहाँ पे बन गया NH2 कार्बोनाइल NH2। अब देखिए ये हमारे पास था NH4, अगर NH4 पॉजिटिव भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, डायरेक्टली अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हम इसे NH4 पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास NH4 है, अमोनियम आयन है, इसके साथ एक सियानो ग्रुप ने बॉन्ड बनाया हुआ था और यहाँ पे क्या होता है कि इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं, हीटिंग के नतीजे में ये हमारे पास रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंजमेंट इस तरह से होती है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ऑलरेडी बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो सेंटर में मौजूद है। बोथ साइड पे नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ पहले एक नाइट्रोजन के साथ पहले 4 हाइड्रोजन अटैच थे। ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसके साथ पहले 4 हाइड्रोजन अटैच थे। अब क्या है कि यहाँ पे एक और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन मौजूद है, ये अट्रैक्ट करता है 2 हाइड्रोजन को अपनी तरफ, यानी हीटिंग के नतीजे में कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, एक दूसरे से कुछ कंपाउंड दूर हो, कुछ एलिमेंट जो है वो उनके अरेंजमेंट, उनके बॉन्ड खत्म होते हैं और वो एक नए बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि NH4 था, एक नाइट्रोजन ने 4 हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया हुआ था और क्या देखते हैं कि ये इससे
कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएशन के नतीजे में यहाँ पे NH2 फॉर्मेशन, यहाँ पे NH2 और सेंटर में कार्बोनाइल की अरेंजमेंट है एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज यूरिया। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, ये था अमोनियम साइनेट और इसकी रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बना दैट वाज यूरिया। ये जो कंपाउंड था ये इनऑर्गेनिक था, ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑर्गेनिक। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हमेशा एक चीज माइंड में आप रखते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो हम ये कहते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन पर सिर्फ मुश्तमिल होते हैं दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, और जो उनसे बनते हैं उनको नाम दिया जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का। तो अमोनियम साइनेट में मौजूद है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन ना तो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन तब होता जब इसमें सिर्फ कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन होते, यानी ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, बाकी भी कुछ एलिमेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको इनऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं? तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जस्टिफाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होना चाहिए या फिर उनके डेरिवेटिव पे। तो ये कार्बन हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, ना तो ये ओनली कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी नजर आ रहा है, ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है, तो ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन हम इसे फिर भी ऑर्गेनिक कंसीडर कर लेते अगर ये हमें कहीं हाइड्रोकार्बन से मिलता हुआ नजर आता। मैंने डेरिवेटिव का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। जैसे CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो उससे आप हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन अगर उसी CH4 का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो वहां पे मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब मिथाइल क्लोराइड में कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी है, लेकिन दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आपने उसे भी ऑर्गेनिक कहना है। तो याद रखिए, हम तब किसी कंपाउंड को डेरिवेटिव कहते हैं जब वो किसी हाइड्रोकार्बन से बना हो। ये किसी हाइड्रोकार्बन से नहीं बनता, इसीलिए हम इसको इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं। अगर बात करते हैं यूरिया की, यूरिया में देखिए एलिमेंट तो वही है, ओनली रीअरेंजमेंट हुई है। हम ये तो नहीं कह रहे कोई नया कंपाउंड, कोई नया एलिमेंट इसमें ऐड हुआ है, सिर्फ रीअरेंजमेंट के नतीजे में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि यूरिया हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। बहुत से हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जो यूरिया सिंथेसाइज करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए। यहाँ तक जो है वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने टॉपिक जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनको नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो या उनसे बनाए गए हो उन्हें नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दीज आर कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान या इनके जितने भी हम मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं उन सब में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देयर इज नो आयनिक कैरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर हम ये कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। 4 टाइप्स के फॉर्मूलाज होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। 2 हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम ये कहते हैं द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हम देखना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम, कौन सा एलिमेंट कितने एटम पर मुश्तमिल है इन केस ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो वहां पे उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला को। यहाँ पे एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ब्यूटेन की हम जब एग्जांपल लेते हैं तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ ब्यूटेन हमें ये पता चल रहा है ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला। आप लोग जब एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कि किस रेशियो से मुख्तलिफ एलिमेंट जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे हम बेंजीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तो C6H6 है,
लेकिन उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, क्योंकि जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने कौन कौन से फार्मूलाज देखने हैं, पहले हम मॉलिक्यूलर देख रहे हैं। मॉलिक्यूलर में बच्चों आपने याद रखना है कि आपने जस्ट ये बताना होगा इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है। जैसे ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में हम कहते हैं कि हमारे पास इन केस ऑफ ब्यूटेन 4 कार्बन होते हैं एंड 10 हाइड्रोजन, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये ब्यूटेन बना देते हैं। यानी आपने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं इस केस में, जो कि एक मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज करने में रिक्वायर है। इसके कुछ जो है वो हमारे पास रूल्स हैं कि 4 हैं तो 10, इसके साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए हैं, वैसे मैं एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन एक फार्मूला भी है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल आप ब्यूटेन की देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला को। जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होगा। तो फार्मूला अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उसे मॉलिक्यूलर नहीं कहेंगे। मॉलिक्यूल में तो जस्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का पता होना चाहिए, लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो वहां पे आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला की हेल्प लेनी है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड आपको दे दिया जाता है कि आपके सामने जो है वो ब्यूटेन है, आपने बताना है हमें कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कैसे हुई है। हम जब कह रहे हैं कि 4 कार्बन है वो 10 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है। हमें पता है हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, हमें पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड हर सूरत बनाता है। तो आपने हमें जब जस्टिफाई करना है, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, यू हैव टू जस्टिफाई कि ये जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C4H10, इसमें कार्बन की भी वैलेंसी स्टेबल है और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है। तो आपने यहाँ पे उसकी अरेंजमेंट को शो करना होगा। मैं इसी कंपाउंड की एग्जांपल ले लेती हूँ जो हमारे पास ब्यूटेन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कहते हैं एक हमारे पास है एन ब्यूटेन, सेकेंड वन जो यहाँ पे एग्जाम्पल है दैट इज आइसोब्यूटेन। सबसे पहले फर्स्ट वन को देखते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर के लिहाज से इसलिए हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं कि देखें ब्यूटेन जो होगा ना, वर्ड ब्यूटेन या कंपाउंड के हवाले से मैं बात करूं तो ब्यूटेन जहां जहां पे ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, या जहां पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करना होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इन दोनों के केस में सेम होगा। इसमें भी C4 होगा, उसमें भी C4 होगा, इसमें भी H10 होंगे, उसमें भी H10 होंगे। लेकिन जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ अरेंजमेंट में नजर आते हैं। बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनमें अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। जब अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टीज को, यानी कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सो हम ये देखते हैं कि ब्यूटेन है हमारे पास। ब्यूटेन 2 तरह के स्ट्रक्चर्स की सूरत में हमें नजर आता है, एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। अब हम बात करते हैं एन ब्यूटेन की। तो एन ब्यूटेन क्या होगा, जिसमें कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। उससे पहले हम एन का वर्ड लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन है जो कि 4 कार्बन है, जैसा कि मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में भी गिवन है। 4 कार्बन को आप एक स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। अब हमें पता है कि ज़ाहिर है कार्बन टू कार्बन लिंकेज या सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्डेड आपने 4 कार्बन शो कर देने। उसके बाद आप देखें कि हर कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और हर हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड बनता है। आपने हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स को चेक करना है। टर्मिनल जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ फर्दर बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से शो कर दूं कि ये हमारे पास 4 जो है वो कार्बन है, तो आप देखिए कि ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास कार्बन है, इन्होंने इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये सेंटर वाला कार्बन है, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन इस कार्बन ने 1 बनाया हुआ है। अब आपने देखना है कि जिस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑब्वियसली वो मजीद 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। तो आपने उतने हाइड्रोजन अटैच करवाने हैं जितने उसमें बॉन्ड बनाने की मजीद कैपेसिटी है। एट दी एंड आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा। तो अब देखिए
यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 4 कार्बन है जो कि लीनियर फॉर्म में अटैच है। इनके साथ हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं कि कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। ये क्योंकि पहले एक बॉन्ड बना रहा था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे हो गए। हम इस कार्बन को देखते हैं तो इसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए, मजीद 2 बॉन्ड बना सकता है 2 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड पहले बनाए हुए, मजीद 2 बॉन्ड बना सकता है 2 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने अभी एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि टर्मिनल जो कार्बन होता है वो एक ही साइड से अटैच होते हैं, तो इसके मजीद बनेंगे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो कार्बन है, C4। अगर हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन को तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, 5 3 एंड 5, तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बन रहे हैं वो 10 है। ये ब्यूटेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। इसकी एक और अरेंजमेंट हमें नजर आती है। हम क्या देखते हैं कि 3 कार्बन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अटैच होते हैं, एक कार्बन ब्रांच की सूरत में अटैच होता है। ये एक ब्रांच लगी हुई है इसके ऊपर। 3 तो स्ट्रेट लाइन में अटैच है। जो स्ट्रेट लाइन में अटैच है उनके साथ आप देखिए इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए थे। जब 3 बॉन्ड पहले बने हुए थे तो इसके साथ हम एक हाइड्रोजन शो करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। अब देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। हम ये कहते हैं कि हमने मजीद देखना है ये कार्बन मजीद कितने बॉन्ड बना सकते हैं। टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल पे जो कार्बन है उसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसके साथ मजीद 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्बन पे जाएं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। नेक्स्ट कार्बन ने पहले एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये जो ब्रांच की सूरत में कार्बन अटैच था, इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ था, तो ये भी मजीद 3 बॉन्ड बना सकते हैं। क्योंकि ये ब्रांच की सूरत में अटैच है तो इसको हम लीनियर नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। हम कहते हैं 3 कार्बन ऐसे हैं जो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, इसके ऊपर एक ब्रांच मौजूद है। क्योंकि इसके ऊपर सेम हाइड्रोकार्बन की यानी सेम एलिमेंट की ब्रांच मौजूद है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है आइसोब्यूटेन का। तो देखिए ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, दैट्स वाई इसे हम नाम देंगे आइसोब्यूटेन का। ये जो है ये 2 अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल सामने आए, जबकि हम अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो वो बिल्कुल सेम है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। 2 रह गई है। नेक्स्ट हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें आपने और इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने जब डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन में आपने याद रखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स थ्योरी, शॉर्ट क्वेश्चन में रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने ये रिएक्शन कि अमोनियम साइनेट से कैसे यूरिया बना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। वाइटल फोर्स थ्योरी प्रिपेयर करनी है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। आज हमने जितना टॉपिक पढ़ा है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं एंड एमसीक्यूज जो है वो हिस्ट्री में आपने प्रिपेयर करने। यहाँ तक आप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे।